नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 अक्टूबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेन पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है, देखो आज से 5G सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो गई हैं इंडिया में। ठीक है, इनॉग्रेशन कहाँ से हुआ ये तो नहीं है, बाकी हाँ रिलायंस जियो मेजर जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनको बहुत जल्दी कवर कर देगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। देखो 5G का प्लान कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक हाई लेवल फोरम कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कि भाई आप रिकमेंडेशंस दो, सजेशंस दो, कैसे हम 5G टेक्नोलॉजी का रोल आउट कर सकते हैं इंडिया में। और इसको लीड किसने किया था, इस फोरम को प्रोफेसर AJ पॉलराज ने, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए 5G रोड मैप तैयार किया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था इस पर्टिकुलर फोरम के सामने, कि जिस तरीके से 4G सर्विसेज में इंडिया लैग कर गया था, पीछे रह गया था, उस लैकिंग को 5G में रेप्लिकेट ना होने दिया जाए। मतलब 4G टेक्नोलॉजी में जो कमियां रह गई थी, जो लेट हम हो गए थे, वो लेट लतीफ़ी 5G में ना हो, उसके लिए रिकमेंडेशन देनी थी। अब आप देख लो, पिछले साल USA में और बाकी कंट्रीज़ में लॉन्च हो चुका है 5G, तो इंडिया में आज लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ये था मेन 2019 में ये जो रिकमेंडेशन आई थी फोरम की, है ना, AJ पॉलराज फोरम कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई थी 2018 में आ चुकी थी। इसमें यही था स्पेक्ट्रम को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ठीक है, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड था। 2019 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इनके बीच में स्टैंडर्ड्स को लेकर के बातचीत, नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए थे। फिर फाइनल हो गया कि हाँ जी 5G का ऑक्शन हो जाना है। 5G ऑक्शन आपको पता है अगस्त 2022, अभी इसी साल हो गया। अब 5G की सर्विसेज है वो लॉन्च भी हो चुकी हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी जो इनॉग्रेशन हुआ है वो कौन सी सिटी में हुआ है, पर ये क्लियर है कि रिलायंस जियो दिवाली से पहले पहले 5G नेटवर्क जो है वो सर्विसेज दे देगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में। भारती एयरटेल जो है वो सेकंड बिगेस्ट स्पेंडर, हाईएस्ट तो सबसे ज़्यादा कौन पैसा खर्च कर रहा है, रिलायंस जियो। दूसरे नंबर पे भारती एयरटेल, वो भी लगभग सभी अर्बन एरियाज़ में 2023 के अंत तक, मतलब आने वाले 1.5 साल में एयरटेल भी 5G सर्विसेज जो है वो देना शुरू कर देगा, और रूरल एरियाज़ में लगभग 2024 तक 5G सर्विसेज मिल जाएंगी। बेनिफिट्स क्या है भाई, बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट स्पीड से होने लग जाए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं ना, लेन देन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत होता है। तो 2035 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5G के रोल आउट होने की वजह से हमारी इकोनॉमी में लगभग $450 बिलियन का, कह सकते हैं ना कि एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की वजह से। इसके पीछे कारण है हाई स्पीड एक्सेसिबिलिटी, लो लेटेंसी रेट। मतलब ये हो गया कि 5G रोल आउट होने के बाद में जो हम इंटरनेट एक्सेस लगभग 100 Mbps की स्पीड पे 4G में कर पा रहे थे, वो अब 10 Gbps की स्पीड से हो पाएगा। 4G में लेटेंसी रेट, मतलब डेटा को एक्सेस करने में 10 से 100 मिली सेकेंड का टाइम लगता था, तो 5G में 1 मिली सेकेंड से भी कम का टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर की बात क्या है, हाई स्पीड। लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि जब हम हमारे डिवाइस से कोई भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी क्लिक करते हैं, तो उससे रिक्वेस्ट जाना और उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आना, उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ लेटेंसी टाइम। वो जितना कम होता है उतना ही क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, उतना ही बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहता है। तो 5G में लेटेंसी क्या रहेगी, कम। तो ये बेनिफिट है। टेक्नोलॉजी की बात करें 5G की, तो इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन पहले कर लिया है, वही चीज़ रिपीट हो रही है। क्या है मुद्दा, एक तो स्टैंड अलोन और एक नॉन स्टैंड अलोन मोड में ऑपरेट किया जाएगा 5G टेक्नोलॉजी को। पहले हम जानते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब सेपरेट नेटवर्क तैयार करना, ठीक है। और नॉन स्टैंड अलोन में क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज करना 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। स्टैंड अलोन में तो क्या हो गया, 4G नेटवर्क जो बना हुआ है वो एज इट इज चलता रहेगा, 5G के लिए अलग से इक्विपमेंट, अलग से सिस्टम तैयार किया जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया स्टैंड अलोन, मतलब 4G के अलावा नया सिस्टम तैयार कर दिया। नॉन स्टैंड अलोन में 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अपग्रेड करके और 5G सर्विसेज उसी से प्रोवाइड कर दी। तो इनिशियल फेजेस में देखा जाए ना तो नॉन स्टैंड अलोन जो मेथड है वो ही यूज किया जाता है। रिलायंस जियो ने तो देखो ज्यादा फोकस किस पे किया है, स्टैंड अलोन पे, कि भाई हम तो हमारा 5G का अलग से नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और जबकि एयरटेल भारती ने क्या डिसाइड किया है, नॉन स्टैंड अलोन मोड पे, मतलब 4G नेटवर्क को यूज किया जाएगा अपग्रेड करके और फिर बाद में उसको 5G सर्विसेज के लिए यूज किया जाएगा। नॉन स्टैंड अलोन में क्या बेनिफिट रहता है, एक तो देखो इन्वेस्टमेंट कम रहेगा क्योंकि एग्जिस्टिंग नेटवर्क को ही आप यूज कर लोगे, स्टैंड अलोन में थोड़ा पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है। दूसरी चीज क्या है, आज के टाइम पे जितने भी स्मार्टफोन जो 5G इनेबल्ड हैं, एग्जिस्टिंग, नए बनेंगे वो अलग है, एग्जिस्टिंग जो है ना वो सारे के सारे नॉन स्टैंड अलोन मोड पे ऑपरेट होने वाले हैं, ठीक है। मतलब 4G नेटवर्क से कंपैटिबिलिटी रखने वाले हैंडसेट्स हैं जिनसे कि 5G भी एक्सेस करना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये है पूरा मुद्दा, ठीक है। आगे चलते हैं। और जैसे ही एक बार ये जो स्टैंड अलोन नॉन स्टैंड अलोन से काम होने लग जाएगा, फिर टाइम के साथ में स्टैंड अलोन भी सिस्टम तैयार हो जाएगा बाद में। पर एक बार कम इन्वेस्टमेंट में काम चलाने के लिए नॉन स्टैंड अलोन मेथड अच्छा रहता है। खैर, नेक्स्ट हमारे लिए है इंडिया यूएस टाइज। देखो मुद्दा क्या है, पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा $450 मिलियन का पैकेज दिया जाता है कि पाकिस्तान के पास में जो F-16 फ्लीट है, दैट मीन्स F-16 फाइटर जेट्स हैं, उनको मैनेज किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। इस बात को लेकर के इंडिया ने अपनी तरफ से अपने कंसर्न्स रेज कर दिए कि भाई आप किसी को पागल नहीं बना सकते हो, सबको पता है आपने F-16 को जो अपग्रेडेशन के लिए पैकेज दिया है वो कहाँ यूज होगा। इस बात को लेकर के यूएसए के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, उनके द्वारा स्टेटमेंट क्या दिया जाता है कि यूएसए पे ऑब्लिगेशंस थी, इसलिए हमें पाकिस्तान में जो F-16 फाइटर जेट्स है अवेलेबल उनको मेंटेन करना ज़रूरी है, जिससे कि हम टेररिज्म का जो थ्रेट है उसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जो है वो अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें बना रहा है। तो ये बातें कही गई। तो कुल मिलाकर के इंडिया ने अपने कंसर्न्स रेज किए और दूसरी तरफ यूएसए की तरफ से ये जवाब आ गया। अब देखो इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप में अगर देखें तो पिछले कुछ समय में जो उठाव देखने को मिला है, पिछले कुछ समय का मतलब हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, पिछले 2 दशकों की। इन 2 दशकों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो अभी रिसेंट इवेंट हुआ है वो है रशिया का यूक्रेन में इन्वेड करना। क्योंकि रशिया पे देखो पहले से ही यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखे हैं बहुत से, और हम रशिया से क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेस टाइम पे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस बात को लेकर के यूएसए हम पे दबाव बनाता है कि आप इस तरीके से कैसे डिप्लोमेसी कर रहे हो, रशिया बिल्कुल गलत काम कर रहा है, उसके बावजूद आप उसको उसके प्रोडक्ट को परचेज करके उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट दे रहे हो। पर इंडिया ने क्या कहा, हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे। अब देखो रिश्ता बना कैसे इंडिया यूएस का वो समझते हैं। 1998 में जब हमने पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था तो उसके बाद में इंडिया पर वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे। पर उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक लेटर लिखा था उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को और कहा कि चाइना को एक बार देखो जो कि एक एटमी पावर है, और उस पावर ने 1962 में इंडिया पे अटैक किया और हमारी बहुत बड़े एक ज़मीन के हिस्से को उसने ग्रैब भी कर लिया। तो ऐसी परिस्थितियों में हम चाइना के थ्रेट को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में हमें हमारे खुद के डिफेंस के लिए न्यूक्लियर पावर डेवलप करना ज़रूरी है। इस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया था, पर इंडिया ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए। पर जब टाइम बीतता है और कम्युनिकेशन होते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे, तब जाकर के थोड़ा सा डिस्ट्रस्ट रिड्यूस होता है। क्योंकि एक चीज़ क्या है, हमारी बॉर्डर प्रॉब्लम अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई ना चाइना के साथ में, इसलिए इस बात को अमेरिका ने भी 2-3 सालों में रियलाइज़ किया। फिर दोनों कंट्रीज़ की रिलेशनशिप थोड़ी सी राइज होने लग गई, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप देखनी शुरू कर दी। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे हुए हैं श्याम शरण जी, उनकी बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी, ये 2018 में बुक रिलीज हुई थी, उसके एक्सर्प्ट्स यहाँ पे पिक किए गए हैं। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो है वो इंडिया के विजिट पे आते हैं मार्च 2000 में, ठीक है।
हमारे यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह जी और यूएसए के डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टेट स्ट्रॉब टेलबॉट, इनके बीच में डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, तब जाके बिल क्लिंटन इंडिया के विजिट पे आते हैं। फिर उसके बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इंडिया यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील साइन होती है, और इसी जगह से शुरुआत होती है इंडिया यूएस टाइज की एक ऊंचाइयों पर पहुंचने की। ठीक है, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पीरियड से और बराक ओबामा के पीरियड की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक भी किए, जैसे मुंबई में ताज होटल पे जो अटैक हुआ था 26/11। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे। इन सारे मुद्दों को देखते हुए टेररिज्म को इंडिया के लिए थ्रेट तो कंसिडर करना था। दूसरी तरफ देखें, अफगानिस्तान में एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में ऑलरेडी अमेरिका इन्वॉल्व था 2001 से। तो नए जो प्रेसिडेंट होते हैं बराक ओबामा, वो इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के जिन्होंने इंडिया की 2 बार विजिट की अपने टेन्योर में, और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दोनों को व्हाइट हाउस में बुलाया, वहाँ पर इनकी विजिट हुई। इसका मतलब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और ज़्यादा राइज हुई। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहे, पर इंडिया के साथ में रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिला, और इसी का रिजल्ट था क्वाड, एक मिलिट्री सेगमेंट में आगे बढ़ना। हाँ, वैसे इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेज किया, अभी मिलिट्री का इतना ओपन नहीं किया डोमेन, पर फिर भी डिफेंस पार्टनरशिप अगर आज के टाइम पे देखी जाए तो इंडिया और यूएस के बीच में बहुत हद तक आगे होती चली जा रही है। आज देखो डिफेंस जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें इंडिया और यूएस की अगर बात की जाए तो इनमें से अगर 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स की बात की जाए तो पहला एग्रीमेंट तो गसोमिया GSOMIA, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये। दूसरा साइन हो गया लेमोआ LEMOA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016। तीसरा कोमकासा, ठीक है, कोमकासा, ये एग्रीमेंट साइन हो गया, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 3 हो गए, और चौथा साइन हुआ फिर 2020 में बेका BECA, दैट मीन्स बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस के बीच में हो चुके हैं, जिसके चलते एंगेजमेंट और ज़्यादा क्लोज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीज़ें कंटिन्यू की थी, डोनाल्ड ट्रंप फिर इंडिया की विजिट पे भी आते हैं, उसी रिदम को फिर जो बाइडेन ने भी कंटिन्यू किया। फर्स्ट इन पर्सनल मीटिंग क्वाड की अगर किसी ने ऑर्गेनाइज की तो वो थे जो बाइडेन। अफगानिस्तान से ही यूएसए ने एग्जिट कर दिया। हमारे लिए टेंशन शुरू हो गई कब, जब LAC के अक्रॉस चाइना एग्रेशन दिखा रहा था। पर उन परिस्थितियों में भी इंडिया ने यूएसए का जो एंगेजमेंट था, इंडिया यूएस रिलेशनशिप, वो कंटिन्यू रही। और आज के टाइम पे ये कहा जाता है कि जितना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इंडिया यूएस आज के टाइम पे एंगेज करते हैं उतना पहले कभी हुआ नहीं, अगर पिछले 70 सालों से देखा जाए तो। इवन उस टाइम के जो एक्सपर्ट्स थे उनसे अगर पूछा जाए कि आज की जो रिलेशनशिप है इंडिया यूएस की, वो आज के 20 साल पहले सोच भी सकते थे क्या, तो आंसर है नो। बोले इतना बस केवल ये सोचते थे कि हाँ चलो ठीक है, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, आगे एंगेजमेंट बढ़ सकती है। क्योंकि देखो अभी ब्लिंकन जो हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया, यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी, उनके द्वारा स्टेटमेंट जो रिलीज हुआ है, उन्होंने क्या कहा है कि जी अलायंस भी है या फिर कुछ कॉमन चीज़ें भी हैं हमारे बीच में, तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। और ये होता है हर एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की अगर बात करें, हर चीज़ में लाइक माइंडेडनेस नहीं होती है, कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, पर उन इश्यूज को मिल बैठ करके और सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पर देखा जाए मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप, काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप एक नंबर चल रही है इंडिया और यूएस की अगर बात की जाए। करंट जियोपॉलिटिकल देखा तो भाई जब इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया ना रशिया के इन्वेजन पे, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था वेस्टर्न सोसाइटी में या वेस्टर्न कंट्रीज में। पर एससीओ की साइडलाइंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा व्लादिमीर पुतिन को, टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर, ये समय युद्ध का नहीं है। तो ये बात जो थी क्लियर मैसेज दे गई कि इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट पॉलिसी कंटिन्यू करता है, जो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा वो इंडिया बोलेगा, वो चीज़ इंडिया ने की। ठीक है, यूएस जो था पहले तो, अब ये तो है ही कि इंडिया जो है वो लड़ाई के टाइम पे भी तेल खरीद रहा है, पर इंडिया के पास आर्ग्यूमेंट था भाई हमारी जनता गरीब है, हम गरीबी में नहीं छोड़ सकते।
F-16 प्रोग्राम को लेकर के भी इंडिया ने ऑब्जेक्ट कर ही दिया, बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। आज एक जो सिचुएशन चल रही है ना, अलायंस जो होता है वो देखो इशू बेस्ड अलाइनमेंट होता है, मुद्दों को लेकर के आप एक साथ आते हो। होता क्या है कि यूएस पाकिस्तान मिलिट्री एंगेजमेंट जब से यूएसए ने विड्रॉ किया है और तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में, तब से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का सिचुएशन बना हुआ है साउथ एशिया की पर्टिकुलरली बात करें, ठीक है। तो यूएसए ने ये कहा कि भाई हमने पाकिस्तान को जो असिस्टेंस दी है वो टेररिज्म को काउंटर करने के हिसाब से दी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमारी एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ में वैसे तो बिल्कुल ख़त्म नहीं की है, पर जब तक टेररिज्म है तब तक हमें करना पड़ेगा, ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है उधर से। पर एक चीज़ बड़ी क्लियर यहाँ पे निकल के आ रही है कि 1950 से लेकर अभी तक का टाइम देखें ना, तो ये पहली बार इतना लंबा समय निकला है कि यूएसए का फुल टाइम कोई भी एम्बेसडर इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 2021 में उस टाइम के एम्बेसडर, यूएसए के एम्बेसडर जो इंडिया में डिप्लॉयड थे, केनेथ जेस्टर, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी थी। उसके बाद में अभी तक भी परमानेंट डिप्लॉयमेंट किसी का भी नहीं हुआ है। हाँ, फॉर्मर लॉस एंजलिस मेयर एरिक गैरसेटी का जो नेम है वो हाईलाइटेड है, पर वो अभी तक भी सेनेट में फंसे हुए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी इंडिया में केवल कहते हैं ना कि टेम्परेरी एडहॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट हो रही है। तो इस वजह से इंडिया की जो बातें हैं वो यूएसए तक रेगुलर बेसिस पे डिलीवर हो, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चाइना जब ग्रो कर रहा था ना, तो इंडिया ने अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया था कि बीजिंग जो है वो एग्रेशन दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि 2013 से ही हमारे साथ में इश्यूज क्रिएट करने शुरू कर दिए थे चाइना ने। यूएसए ने शुरू में तो इग्नोर किया, पर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने सीधा समझ लिया कि चाइना वाकई में बहुत बड़ा थ्रेट है, और उन्होंने क्लियर कर दिया। वही चीज़ अभी जो बाइडेन भी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो अलायंस जो निकल के आया था, आज तो चलो ठीक है, अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान को अच्छे से हड़का के रखता है, ठीक है, तो उसमें बीजिंग ने बहुत ज़्यादा अपनी एंगेजमेंट रखी थी। तो उस टाइम पर हमने रशिया से हमारी एंगेजमेंट कंटिन्यू की कि भाई हमें S-400 एंड डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमें चाहिए है। तो हमने 5 ये परचेज भी किए, $5 बिलियन के लगभग हमने जो एग्रीमेंट था वो साइन किया। और यूएसए से हमने कहा कि भाई हम पे सैंक्शंस नहीं लगाओगे आप, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का मुद्दा है, और यूएस ने हमें इस चीज़ पे अलाउ भी किया, ठीक है। पर आज तो खैर इक्वेशन ही अलग हो गई है कि जहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से बिल्कुल दूर होना चाहता है। बोले कि आप दादागिरी मत लगाओ फालतू की, हमें हमारे हिसाब से काम करने दो, हमें आगे बढ़ना है हमारे हिसाब से। पर जिस तरीके से रशिया और चाइना, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके की एंगेजमेंट है, नो लिमिट्स टाइज, कि किसी भी हद तक हम एक दूसरे का साथ देंगे। और वहीं पर इंडिया और यूएस रिलेशनशिप में इस तरीके से गैप्स आ जाते हैं, तो ये वीक स्पॉट शो करते हैं जिनको कि एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो राइटर सीधा एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वाजपेयी जी ने सीधा ये कह दिया था उस टाइम पे, आज के 20 साल पहले, कि इंडिया और यूएस नेचुरल अलाइज हैं। एक वर्ल्ड की पुरानी डेमोक्रेसी है तो एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करने वाला कोई बड़ा अगर कोई कंट्री दिखाई देता है तो वो इंडिया है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ एडमिट भी की गई यूएसए के द्वारा कि आज अगर देखा जाए तो दुनिया में 2 कंट्रीज़ अगर साथ मिलकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो इंडिया और यूएस ही हैं। ये बात एंटनी ब्लिंकन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट की। तो इस तरीके से इंडिया यूएस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। समय बिल्कुल सही है, कभी भी देखो एंगेजमेंट कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूज़, जिन वैल्यूज़ पे हम कंटिन्यू करते हैं उन वैल्यूज़ को एक दूसरे हम समझते हैं, डेमोक्रेसी की वैल्यूज़, ठीक है ना। नेक्स्ट है बांधवगढ़ वाले एरिया में अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसके बेसिस पे ये पता पड़ा कि वहाँ पर 26 बुद्धिस्ट केव्स, और उसके अलावा 2nd to 5th सेंचुरी की ये केव्स रही। उसके अलावा चैत्य शेप्ड डोर्स, ठीक है, जहाँ पे बुद्धिस्ट जो हैं वो अपनी चैंट करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो उनके बारे में ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। अभी ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, ये जिस रीजन में आता है उसको बोलते हैं बाघेलखंड। और बाघेलखंड वाला जो नाम है
ये एरिया कहाँ पर फैला हुआ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है। और ये बाघेलखंड नाम कहाँ से पड़ा? वाघेला राजपूत किंग हुआ करते थे, राजपूत किंग्स हुआ करते थे 14th सेंचुरी के टाइम पे, उनके नाम पर ये नाम पड़ा बाघेलखंड। वैसे देखा जाए ना तो ये जो एक्सप्लोरेशन है बांधवगढ़ वाले एरिया में, ये 1938 में स्टार्ट हो गया था। और उस टाइम पर लीड किसने किया था? एनपी चक्रवर्ती जी, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड थे। अभी जो लेटेस्ट जो रिसर्च या जो लेटेस्ट डिटेल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिलीज की है, वो सर्वे किसकी डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड, उनकी सुपरिंटेंडेंस के अंडर में, जिनका नाम है शिवकांत वाजपेयी, उनके अंडर में ये काम हुआ है। तो ये नया चैप्टर खुल गया है बाघेलखंड वाले एरिया में। क्या क्या मिला है? 26 केव्स मिली हैं, बुद्धिस्ट साइट्स। ये एज लगभग सेम बताई जा रही है, जो अजंता केव्स है ना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, सेम बताया, बोले सेम सी एज की हैं ये केव्स। इसके अलावा 26 टेम्पल्स मिले हैं, मठ मिले हैं, स्तूप मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, ठीक है, कुछ टूटी फूटी फ्रेगमेंट्स मिली हैं, वाटर बॉडीज मिली हैं, ओके। और देखा जाए तो 24 ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स इंस्क्रिप्शंस भी मिली है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई कुछ एक तरीके से इंस्क्रिप्शन लिखी हुई बातें भी मिली है। टेम्पल्स जो है वो बताए जा रहे हैं कि कालाछुरी पीरियड था 9 से 11 सेंचुरी के बीच में, उस टाइम के बनवाए हुए टेम्पल्स हैं ये, जो अभी बाघेलखंड के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, राइट। इसके अलावा जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिली है ना ये 24, इनमें कुछ एरियाज के नाम भी मिले हैं, जैसे कि कौशाम्बी, मथुरा, पवाटा या फिर करो प्रवता। इसके अलावा वेजा भरदा या फिर एक और नेम मिला है सप्त नैरिका। ये एंशंट आप कह सकते हो साइट्स हैं या एंशंट नेम्स हैं जगहों के, प्लेसेस के, जो कि इन 24 ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड मिले हैं। इसके अलावा इन इंस्क्रिप्शंस में श्री भीमसेना, महाराजा पोठाश्री और महाराजा भट्टदेव, इनके नाम भी, इन किंग्स के नाम भी इन इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं। इसके आगे देखें इमेज, ये देखो आप, ये इमेज देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आर्कियोलॉजिकल से बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में मिला है। ये 2nd से 5th सेंचुरी BC के आसपास की मॉन्यूमेंटल रिमेन्स हमें मिले हैं। फिर देखो कंपटीशन है बेसिकली अभी, ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो डेटा रिलीज किया है ना बांधवगढ़ में, जो चीज़ें मिली हैं उनसे संबंधित, वो अशोका यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे। किनकी लीडरशिप में वो सर्वे हुआ था? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नयनजोत लाहिड़ी जी के। तो एक ही कंपटीशन भी चल रहा है कि हाँ भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पहले नयनजोत लाहिड़ी जी की टीम ने पहले इस बात को पेपर में पब्लिश कर दिया था। अब देखने वाली बात है इसका क्या सच है क्या झूठ है वो पता नहीं अपने को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहले किया, अशोका यूनिवर्सिटी ने पहले किया, बाकी बताया ये जा रहा है कि हाँ जी अशोका यूनिवर्सिटी ने पहले कर दिया। वो इतना मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर जो करता है वो है बांधवगढ़। और ये मैंने मैप कल परसों शेयर कर ही दिया था, मैं आज हाईलाइट कर दूंगा उसको, तो आप देख लेना। टेलीग्राम चैनल अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन को रोकना जरूरी है, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जो भी प्रोटेक्शन, जो भी आप सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं वो अपहेल्ड होने चाहिए। मुद्दा तो रिलेटेड है NDPS एक्ट है ना, नार्कोटिक ड्रग्स एंड जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट है, ड्रग्स से रिलेटेड जो एक्ट है, उसके अंडर में मतलब आप देखो एक इंडिविजुअल है जिनका नाम है सुशांत कुमार बनिक, उनको अरेस्ट किया था। तो उस मुद्दे को लेकर के जब उन्होंने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि मेरा अरेस्ट जो है वो गलत है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, क्यूरेटिव डिटेंशन होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसलिए होता है क्राइम होने से पहले ही कुछ लोगों पे अगर आपको डाउट है तो आप उनको उठा करके जेल में डाल देते हो, ये कह के कि अगर ये पब्लिक में रहा है तो कुछ ना कुछ कांड हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। और दूसरी तरफ क्यूरेटिव डिटेंशन पनिशमेंट के तौर पे जो आप जेल में डालते हो वो। अब आपको क्या करना है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 तीनों को लक्ष्मीकांत या जो भी बुक आप रेफर करते हो उससे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मुद्दा ये है मेन।
फिर पेज नंबर 2 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ठीक है, उसमें अभी मुद्दा चल रहा था, चाइना ने क्वेश्चन उठाया था ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर, कि भाई ये एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को, तो यहां पर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है। ओके, अब आपको एनपीटी के बारे में पढ़ लेना है, एक AUK US इस ग्रुप के बारे में पढ़ लेना है, जिसके बेसिस पे क्या एग्रीमेंट हुआ था, पिछले साल ही एग्रीमेंट हुआ था सितंबर के लगभग, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। इसमें ये था कि यूके और US मिलकर के न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाएंगे 8, काउंटिंग 8 है, ठीक है, और सप्लाई की जाएगी किसको, ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है चाइना, तो चाइना को कंटेन करने के लिए, तो इस बात को लेकर के चाइना ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी में IAEA में क्या कर दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में, कि भाई ये जो है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने की बातचीत की जा रही है, इसको रोका जाए, ऐसा रेजोल्यूशन चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था। पर इंडिया ने उसी टाइम पे ऑब्जेक्ट कर दिया था, बोले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इस तरीके से अगर कोई कंट्री अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ परचेज करता है तो उसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सपोर्ट किया, और आप देखोगे कि चाइना ने अल्टीमेटली जो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था ना IAEA में, उसको विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया ने जो सबमरीन लेने की बात की है, ये स्मॉल कंट्रीज जहां पर चाइना अलग अलग तरीके से अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, उनको डिफेंड करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। बोले इस चीज को लेकर के IAEA के डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो हो सकता है चाइना का सपोर्ट ना करें इस रेजोल्यूशन में, और इस बात को लेकर के फिर चाइना ने विड्रॉ कर लिया इस रेजोल्यूशन को, और इंडिया को फिर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन भी मिल रहा है IAEA में, कि इंडिया ने जिस तरीके से काम किया है डिप्लोमेटिक मैनर में, ठीक है, तो वो काबिल तारीफ है। और मेनली किसने प्रेज किया है, ऑस्ट्रेलिया UK US, ये 3 पार्टनर्स ने। AUK US न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इनको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। RBI ने रेपो रेट हाइक कर दी, ये हमने सुबह देख ही लिया, और जो है ग्रोथ फोरकास्ट है वो भी 7% कर दी, ये सुबह हमने एडिटोरियल पे देख लिया, इसलिए यहाँ पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, एक्सप्लेन पे अगर आ जाएगी तो कल की कल देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन के बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वो ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो करना क्या आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा रशिया ने चारों एरियाज को एनेक्स कर लिया है, वोटिंग यूनिलैटरली करवाते हुए, और जो भी फेवर करने वाले थे रशिया को, उन सभी लीडर्स को रशिया ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हुए बोल दिया कि हाँ जी ये तो रशिया का पार्ट हो चुके हैं। एरिया कौन से हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खरसोन और ज़ेपोरिज़िया, ये ऐसे एरिया 4 एरियाज हैं, मैप हमने कल देख लिया था। इसके अलावा देखा जाए तो आपके सामने इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है इकोनॉमी पेज पे, अगेन वही RBI की बात है, कुछ खास है नहीं। डिपार्टमेंट DPIIT, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट काम करता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड, DPIIT, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ONDC प्लेटफॉर्म, ONDC का फुल फॉर्म क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ONDC पे और ई-कॉमर्स कंपनियां ज्वाइन करती चली जा रही है। इससे क्या होगा कि जो कुछ कंपनियों की डोमिनेंस है, उस डोमिनेंस को काउंटर करने में ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। जैसे ई-कॉमर्स की बात की जाए तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां हैं, तो उनमें छोटे रिटेलर्स अपना माल बेचें, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में ये ONDC प्लेटफॉर्म इसीलिए लॉन्च किया है कि छोटे रिटेलर जो है वो अपना माल आसानी से बेच सके। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, ऐसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में सभी कंपनियों को ये कहा जा रहा है कि आप आओ और ज्वाइन करो इस प्लेटफॉर्म को, और आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी रिटेलर आएगा वो ऑटोमेटिकली इस ONDC के थ्रू एनरोल करके अपने प्रोडक्ट को शो करता हुआ आपके प्लेटफॉर्म पे बेचेगा, और आप बेचने के लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको अवेल कराओगे। तो कुल मिलाकर के एक तरीके से एक्सपेंशन है बायर और सेलर दोनों के लिए एक प्लेटफॉर्म का, जहां पर एक छोटा सेलर भी बेच सके अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। डिस्कशन यहीं खत्म है, थैंक यू वेरी मच।